मैडम स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चिक चिक। तो बेटा किसने बोला मैडम? जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक हूँ सर। माशाल्लाह कितनी तादाद आई है जी। आज 12 बच्चे आए हैं। कितने में से? आउट ऑफ 45 में से सर 48। 48 में से 12 बच्चे आए हैं। अच्छा, वो बाकी सुपर 30 की तरह बाकी है। ये लोग कई सारे रिमोट एरिया से तो नहीं है? वो बुटर वगैरह, बुटर हो गया, वो सरमद वगैरह, ये कहीं दूर दराज के किसी इलाके में तो नहीं है जहाँ पे सिग्नल भी नहीं, कुछ भी नहीं होता? सर अगर देखा जाए तो कोटे के जो रिजर्व इस तरह के एरिया है वो बलूचिस्तान और केपी के इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ पे
फाटा और मैं मसला ये मैं बस। मैं शर पसंद बच्चों की बात कर रहा हूँ जो हमारी क्लास के शर पसंद नासिर हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो किस एरिया से हैं। सर मैं उस पर कमेंट्स नहीं दे सकता सर, तो ये इसका जवाब आप अगर सीआर दे तो ज़्यादा बेहतर। यार सीआर साहब अभी तक माशरा खुद नहीं आए। क्योंकि सर मैं अगर इस तरह कोई बात करूँगा तो सर उसका फिर है ना एक पतंगड़ बनेगा, फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सीआर करे वो नुमाइंदा है, तो, जवाब तो, दे वो है। तो मैं भी फिर आके एजेंसियों की गाड़ी उठा के ले जाएगी, एक ब्लैक डाला आएगा उसका विगो का। नहीं नहीं सर, वो कोई बात नहीं है, एजेंसियाँ उठा के ले जाएं, वो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा अपने ही है। अच्छा। हम छोड़ भी देते हैं फिर अब 12 घंटे रखते हैं, पहले 3-3 दिन और बड़े बड़ा अरसा गायब रखते थे, अब 12 घंटे रखते हैं। भाई पहले तो 6-6 महीने बाद बंदा बरामद होता था और वो उसको पूछते थे ना आपका नाम क्या, तो बंदा कहता था तारे जमीन पे। बिल्कुल सर, इसी तरह ही है। लेकिन इन्होंने मतीला जान को जल्दी छोड़ दिया, 12 घंटे बाद ही छोड़ दिया। यार मुसीबत पता क्या है अब ना, मीडिया एक्टिविज्म बड़ा हो गया है। हर चीज एक सेकंड बिल्कुल से सर। मेरे मीडिया के ऊपर आ जाती है, हर छोटी छोटी चीज। मैंने आपको पहले बताया था, वो कुलभूषण यादव भी आप देख लो ना, ये कुछ ब्लंडर भी लग जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हो जाती हैं। वो कुलभूषण यादव को अगर इन लोगों ने जिंदा पकड़ा था ना, तो इन्होंने यही शो करना था 2-3 दिन के जो उसकी सर्च चल रही है या जो भी वो करते हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है उन्होंने पकड़ के उसकी वीडियो बना के उन्होंने उसको ऑनलाइन कर दिया, इससे बड़े मामले खराब हो जाते हैं। तो वो भी उसको जिस तरह उठाया गया, या जो इनका तरीका है ना, इनका भी खास तरीका उठाने का, वो आपको पता ही है। सारी दुनिया ही अब जानती है कि किस तरीके से ये लेके जाते हैं, क्योंकि आर्मी जिस तरह की भी हो वो। फिर मैंने आप लोगों को इसमें मूवी सजेस्ट करनी है, आपने फिर मुझे कहना कि सारा जो है ना वो एक मूवी सजेस्ट करते हैं इसी तरह ही। कुछ लोग होते हैं ना, तो वो मतलब सीआईए के लोग होते हैं, तो वो ना अपने भेस बदल के किसी बंदे को पकड़ने जाते हैं। मतलब कि कोई बना मोची बना होता है, कोई कुल्फी बेचने वाला बना होता है, कोई रेड़ी लगाने वाला बना होता है। सर तो आप बता ही दे मूवी। सर मतीउल्लाह जान को तो इन्होंने यूनिफॉर्म में उठाया है, वीडियो तो आ गई है उसकी। वो दरअसल उठवाया गया है, वो जो पीछे पीछे से जो चेन ऑफ कमांड है ना, वो कोई और यस है, वहां सर। तक आप जा नहीं सकते। वहां पर जाने से ना आपके पर जो है वो आम आदमी के जलते हैं, क्योंकि खबड़ी डल गई थी यार। आपको पता है वो यस सर। जो ज्यादा बोलता है, ठीक है। अभी जावेद हाशमी पिछले दिनों बड़ा बैलेंटेंटली बोला है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुले डुले अल्फाज में, उसने तो कोई आसरा ही नहीं कराया, ठीक है। तो उसकी भी फुल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हामिद मीर तो आपको वैसे मुझे पर्सनली जो है ना वो इतना पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं आपके स्टूडेंट होता था आप लोगों की तरह, तब मैंने उसको 1-2 दफा बुलवा कर ना जीसी लाहौर में, तो मैंने कुछ, तो उसकी ना कहीं जो बात है ना उसकी वहीं पे आ जाती है। मतलब ठीक है एक रोल है, लेकिन आपके अंदर एक थोड़ा सा एक्टिविज्म होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जी कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, चलो। लेकिन ये नहीं कि आप दुश्मनी हो जाओ। और उसके जो व्यूज होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि वो तो हाथ धो के पीछे पड़ा है ना, वो तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो अल्लाह माफ करे, वो कहता है कि जी हमारी आर्मी है ही नहीं, है ही किसी और मुल्क की आर्मी। मतलब अल्लाह माफ करे, आपके अंदर होना चाहिए हालात का इदराक, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी आर्मी को मॉरली करने लग जाओ। तो पर वो बहुत ज्यादा बोलता है इस मामले में, वो भी मैंने देखा एक्टिव हुआ है। तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि इनका खास कुछ यानी कि होता है, लेकिन ये बड़ी जल्दी वापस आ गया। उसका भी मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड मैंने कल रात को कहीं से सर्च किया, जिस इंटरव्यू के बाद इसको उन्होंने उठवाया है। उसमें भी बड़ा मतलब कि ये मतीउल्लाह बड़े स्ट्रेट अल्फाज में जो है ना ये अपने इजहार राय कर रहा था। मैंने रात को भी मैंने इंटरव्यू उसका सुना नहीं है, मैंने अभी तो डाउनलोड किया है। लेकिन उसमें भी वो मतलब उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने सर इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो वैसे ही नोटिस मिला हुआ था सर, इसको कोर्ट ने तो बुला ही लेना था, तो सर फिर इसको उठाने के पीछे क्या रीजन थी? यार मेहमान नवाजी। प्रेशर बिल्डअप करना, प्रेशर कुकर बनाना। सर फिर प्रेशर इनका क्या रह गया सर, उसको 12 घंटे के अंदर वापस कर? यार ये होता इस तरह है, सिर्फ आपने कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो करने से बेहतर है कि आप सिर्फ अपना शो ऑफ पावर दिखाओ किसी को, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने समझाया ही होगा ना, वो लेके गए होंगे, ठीक है। बड़े बड़ों को ही चुप करा देते हैं इतनी कि आप देखो
मेरे नजदीक सबसे बड़ा जिसको चुप खामोश करवाना जो था ना, वो था ये क्या नाम है वो यार, क्या कहते हैं, डी चौक वाला, क्या नाम है जस्टिस फाइज, नहीं नहीं नहीं, मौलवी जस्टिस साहब जो, और नहीं नहीं यार, वो मौलवी साहब मौलाना जो मौलाना खादम हुसैन अली। खैरुल खादम, कादरी। मौलाना खादिम, ठीक है जी। वो बंदा इतनी बड़ी उसके उसके पीछे, मतलब आप देखो कि उस वो एक दफा शुरू में तो वो ठीक है जो भी जिस तरह आ रहा था, लेकिन जहां पर थोड़ा सा उसने आर्मी के अगेंस्ट वो किया है उसने, ताहिरुल कादरी नहीं है, मौलाना खादिम रिजवी, ठीक है जी। आप देखो कि उसको वो लेके गए, उसका उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, ठीक है। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की, हालांकि वो मतलब क्या वो हुआ था, तो इन्होंने थोड़ा सा लेकिन सर अगर देखा जाए तो, लेकिन जो हमारी आर्मी है वो अपने हलफ की जो है ना वो खिलाफ वर्जी कर रही है, अगर वो सियासत में आ रही है भाई आपने तो तो सर उठना है, उसका वैसे आपने कितनी आपने तो उठना है भाई, मैंने तो नहीं उठना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, सीधी सी बात है। बात सर ये अगर अगर यही है कि बंदा चुप करके इसी डर से बैठा रहे तो फिर वो उस ऐसी जिंदगी का क्या फायदा सर, बुज़दिलों की ज़ियाउल हक के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में उसने लिखी थी ना एक नज़म, उसमें उसका अनुमान ही यही था कि जुल्मत को शब इस तरह करके था, वो आप लोग पढ़ना, मतलब आपकी सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जब भी कोई इस तरह का चीज होती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स आप उनको बंद समझें। तो अभी भी आप लोग देख लो कि इनको सबको कहा गया है कि ये कितना इन्हें दबाया गया है, लेकिन हर बात है, जर्नलिस्ट जो है उन्होंने तो बोलना होता है। इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर मिलते रहते हैं, आए दिन मिलते रहते हैं, लेकिन ये है कि ये लिबर्टी लेते हैं, ये उसको उस चीज में डाल देते हैं कि ये सर डेफेमेशन नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से बच जाते हैं, क्योंकि इनका काम है बोलना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को करना, ठीक है। अब लेकिन वो देखो कि अदालती अहकामात की भी एक हद तक आप उसके ऊपर भी अपना दे सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब अदालती ऑर्डर के ऊपर भी दे सकते हैं। सर जिस तरह जुडिशरी इंटरफेयर करी जा रही है हर मामले में, तो सर आर्मी भी तो कर ही सकती है, फिर सर कौन साइड तो पे रह वैसे रहा है? उनके हलफ में जो हलफ उठाते हैं ना वो उनके बिल्कुल वो ऑपोजिट जा रहे हैं, और उनका ये काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। ये नहीं, फिर ये वो तो फिर अब 1947 से ही ये हो रहा है, कभी भी डेमोक्रेसी खाई ये नहीं है। आप लोगों को मैंने अगर आप लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री में बैक पे चले जाओ ना, अगर हर इदारा अपना काम अच्छे तरीके से करता ना, तो आप लोग सारे काम छोड़ दो, आप लोग सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला काम आप लोग मौलवी तमीजुद्दीन वाला और ये वाला केस ही उठा के देख लो, ठीक है जी, जिसमें अपना 1935 के एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलियाँ थी वो तोड़ी गई थी, ठीक है जी। आप देख लो कि वहां पर इसने अपना काम नहीं दिखाया, ठीक है जी। इन लोगों ने जुडिशरी अगर ये अपना काम दिखा रही थी, थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाती, तो ये काम कितना अच्छा हो जाता। उसके बाद 200 केस है जो दूसरा है, जो 1958 का या 56 का केस है, ठीक है जी। उसमें भी इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जो 1956 का जो आइन है उसको छोड़ के ये 1901 का जो एफसीआर का जो है, इन्होंने उसको अपहोल्ड कर दिया। इन्होंने खुद मतलब कि आमिरों को जो है ये वो इनको वो रास्ता देते रहे हैं, ठीक है, मतलब जुडिशरी ने काम क्यों जी, नजरिया जरूरत के तहत, ठीक है जी। ये जो डॉक्टर आइन हमें चिमट गई है 1956 से लेकर, उससे लेकर आप आज डॉक्ट्रिन तक, ऑफ नेसेसिटी। हाँ, इसने आज तक हम लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया कि जी इदारों का तसादुम ना हो जाए, सियासतदान मुल्क को ना खा जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब ये चीज ने आज तक हम लोगों को सीधा नहीं हो क्या जी। हम लोगों का जुडिशियल एक्टिविज्म क्या था, मतलब जिस रुख तोप का आपका तोप का रुख कर दिया, तोप ने उस तरफ गोले चलाने शुरू कर देने हैं। अब ये सारे मिलके वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, ठीक है, ये सारा कुछ वही तो हो रहा है, ठीक है। वो इतना सियाना आदमी है, मतलब अब वो एक चीज से तो बच गया है, क्या नाम है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तलवार से तो बच गया, लेकिन उसके ऊपर जो नहीं उन्होंने तलवार लटका दी एफपीआर वाली, ठीक है, उसमें यस देखो। सर, ये वही हाल होना है सर जो पहले नून लीग के साथ होता है, इसके साथ भी सर अरे वही होना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ऐसा ही होगा। जो बंदा है ना वो उसका एक जैसे कहते हैं उसकी अल्लाह की रहमत उसके साथ है, उससे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितना बुरा चाहे उसने इंसाफ किया है और हक की बात की है, अगर वो फंसता भी है ना यार तो मैं इतना जान हक की बार उसने यही किया, वो बस सीधा सीधा अंदर खाते, वो खिलाफ है आर्म फोर्सेस के, ठीक है, वो हर सर मामले में अगर उनको देखा कहता है। जाए ना, जब इनको इमरान खान साहब का धरना था तो उस वक्त जब इसने रिपोर्ट पेश की थी इसी ने जिसपे चौधरी निसार अली खान साहब नाराज हो गए थे, हाँ उस हाँ वक्त भी ये फायद ईसा साहब थे, तो उस वक्त तो इन्होंने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया है। बात ये है कि अगर इनमें इतनी हिम्मत है ना तो उन्होंने जो
कल 7 से परसों 2-3 दिन हो गए हैं शो किए हैं, जो डिफेंस में 10-10 करोड़ के घर हैं वो 10 लाख में शो किए हुए हैं। ओ भाई छोड़ जो दो, पर- ZX जो है वो उसकी आज की कीमत जो है वो 3.25 करोड़ के करीब है, वो उन्होंने 30 लाख की बताई है। मुझे तो चक्कर आ गए देख के, मैंने कहा है बिल्कुल सर, आटा चोर, चीनी चोर, सारे चोर तो इनके पास सारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज मार्केट में चीनी की वैल्यू 90 रुपए पर केजी है, क्या हमें वो सस्ती मिल रही है? आवाम को नहीं रिलीफ मिल रहा। यार यही बात है ना, अब देखो इन्होंने वही मैं आपको कहता हूँ कि जब ये मुशर्रफ का दौर था, ठीक है, तो माशाल्लाह उस टाइम जो है वो हर बंदा जो है ना वो बेवकूफ़ी करने के बाद ना या बुज़दिली दिखाने के बाद उसका कोई ना कोई उज़र बयान कर देता है। ये नजरिया ज़रूरत जो है ना ये वही उज़र है। अब ये जब PCO के तहत मुशर्रफ जो कह रहा था कि जी आप हलफ ले ले सारे, ठीक है, तो उस वक्त जिन्होंने लिया था वो भी उन्होंने भी यही कहा था कि जी हम अपने मुल्क को मजीद किसी, यार तुम अगर इनमें से कुछ डट जाते ये, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होना था। थोड़ा सी ये हिम्मत कर लेते, क्या क्या होना था। लेकिन ये है कि जी माशाल्लाह जब प्रेशर डाला जाता है हम लोग हमेशा प्रेशर में आ जाते हैं। हालांकि उस वक्त अगर ये उस वक्त भी डट जाते ना, वकील बाद में भी तो वकील ही उतरे हैं ना मैदान में, वकीलों ने जुडिशरी का साथ दिए, सड़कों पे आए, उन्होंने मार्च किए हैं, देखिए मुशर्रफ गया है। ये जितना मर्जी दुनिया वकीलों को बुरा भला कहते रहे, लेकिन मुशर्रफ से जान जो है ना वो हम लोगों ने छुड़वाई है। क्यों? आप लोग देख लो कि ये सड़कों पे निकला है तो क्या नहीं, क्या ये सिर्फ एक बात जो ये 2001 में जो ये नहीं अड़े, 2001 में इन्होंने चुप करके PCO के तहत हलफ ले लिए हैं, या आगे से ये वही हरकत जो है ये तब कर लेते वकील, तब ना इनके पीछे खड़े होते, तब ना ये लोग सड़कों पे आते। बिल्कुल आज भी जस्टिस फायज ईसा के साथ पाकिस्तान बार, पंजाब बार, सिंध बार और सारी बारें उनके साथ खड़ी हुई। और यार मगर उसमें भी हम इसमें लोगों के भी चांदी आपस में डिफरेंसेस आ जाने हैं, क्योंकि वो कुछ लोग जो है ना वो ये भी राय रखते हैं, वो कहते हैं क्या कभी कभी किसी वकील साहब को छितर पड़े तो कभी कोई जज साहब पीछे खड़े हुए हैं। बार ना सर इस बारे लेकिन में भी ये सोच रही हैं। सही बात है सर, आपकी सही बात है। आर्गुमेंट ये नहीं बनता, क्योंकि अगर अदलिया जो है इसकी अजमत बहार रहेगी तो हमारी इज्जत है। ਉਹ अदरवाइज ਅਦਲੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। बिल्कुल सारे इसी तरह जब नॉन प्रोफेशनलिज्म होगा उसमें तो सियासी जजेस अदील भाई जजेस का प्रोफेशनलिज्म किधर है? जज क्यों प्रेशर में आते हैं? कौन सा फैसला मुझे बताओ, क्या वो फैसला ऑथेंटिक होता है जो किसी भी किस्म के प्रेशर में आकर दिया जाए? मुझे सिर्फ ये बता दो उस फैसले की अहमियत क्या रह जाती है जो बाइस्ड हो जाए? कोई अहमियत नहीं है, बल्कि वो जवाबदेह होगा, वो दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा, क्योंकि उसे एक कलमदान दिया गया था जिसका उसने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक ना अदील भैया आप रैशनल गाड़ी पे चल रहे थे, अब आपकी गाड़ी जो है ना वो इरैशनल के ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, इसको वापस रैशनल पे लाओ। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, मूवी का नाम बता दें, मैंने कैप्टन फिलिप्स भी देखी थी, आप बता दें। देखा था पायरेट्स का, उसमें क्या था वो किस हाँ तरह जी बिल्कुल सर, सोमालियन बहुत दोनों मूवीज देखी थी सर, दोनों मूवीज देखी थी, वो वाली वर्ल्ड वॉर वाली भी और कैप्टन फिलिप्स। वो कौन सी जो थी वो पर्ल हार्बर? यस सर। वो मतलब आपने उसमें देखा वो किस तरह अपने अपने सरों के ऊपर जो है वो बांध के सफेद पट्टियां, मतलब वो खुद कुछ हमले उन्होंने किए थे, मतलब ये हम लोग कहते हैं कि जी हम में ही है वो कॉन्सेप्ट। उसमें अगर आप देखो तो बड़े अच्छे तरीके से वो बड़े जोशो जज्बे के साथ आपको मैंने सारी हिस्ट्री भी बताई हुई है कि उनके पास पेट्रोल इतना ही था कि वो वहां तक जा सकते थे, वापस Yes, आने का sir. नहीं था। सर Yes, एक sir. मूवी का नाम मैं आपको बताता हूँ, जजमेंट ऑफ न्यूबर्ग, या इस तरह जर्मनी के शहर का नाम है। हाँ सर वो वाली मूवी देखी होगा कोई 59 में, न्यूरमबर्ग? 90। हाँ ये कौन सी बड़ी अच्छी मूवी, जजमेंट ऑफ न्यूबर्ग, इस तरह का कोई इसका नाम है। अच्छा 59 में है। ओके सर वो होगी ये जजेस के खिलाफ है। न्यूरमबर्ग वाले केस। जजमेंट ऑफ हिडनबर्ग। न्यूरमबर्ग सर, न्यूरमबर्ग। अच्छा ये बच्चों ये सर ये जंग ठीक है जजेस ने जो फैसला किया था जर्मनी, उसके बारे में है। अच्छा काफी अच्छी मूवी है, देखना। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी भाई। चलो ये मैं अपनी इसको लिस्ट में मैं कर लेता हूँ ऐड आजकल तो। ठीक है, वो मैं आपको जो बता रहा था ना उसमें ये मेरे से बच्चे ने पूछा, वो मूवी कोई आप लोगों ने सब नहीं देखी होगी, लेकिन उसमें ये होता है कि वो बार बार वो एजेंसियों के बंदे उसको उठाने आते हैं ना, तो वो हर बार वो बंदे को पहले से पता लग जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा से भाग जाता था। तो वो मतलब उसमें ये होता है कि वो फिर जब उसको उठाने आते हैं ना तो उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं कि तुम्हें हर दफ़ा हम लोग इतने भेस बदल के आते हैं, तो तुम्हें हर दफ़ा कैसे पता लगता है कि हम लोग जो है वो एजेंसी की तरफ से या पुलिस से CIA से हैं?
तो वो कहता है कि पुलिस वाले की जो पहचान होती है ना, वो उसके कपड़े और उसके बाल देख के नहीं होती, उसके जूते देख के होते हैं। वो जूते देखे तो सबने वो काले लॉन्ग शूज, वो काले चमके मारते हुए ना उन्होंने वो सबने वो पहने हुए थे। सर एक ना मैं रियल का वाकया आपको बताता हूँ आपके साथ जो हुआ हुआ था? था ऐसे मिसिंग पर्सन का। अच्छा वो ये अच्छा। था कि एक मोबाइल मोबाइल यानी कि एक डकैती की इन्वेस्टिगेशन आई, उसमें ओके एक मोबाइल था ना, उसका जो ईएमई नंबर है वो नंबर ट्रेस हुआ। उसे सर ओके अच्छे से ना इन्होंने रेड किया सीआईए लाहौर, ठीक है। तो अब उसे उठा लिया। ओके अब जैसे उन्हें उठाया अंदर कमरे में एंटर हुए, तो वहाँ काफी ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल पड़े हुए थे। अब तो सीआईए ने तो ये तो वैसे एक डकैती के लिए गए थे, तो ये बंदे उठा के लैपटॉप वगैरह सारे आ गए। अब शाम को देखना है, अब वो कभी मेजर साहब आ रहे हैं, कभी ब्रिगेडियर साहब आ रहे हैं डीएसपी साहब के पास, ये बंदे हमें दें, हमने ये बंदे हमें चाहिए, हम इनका ट्रेस कर रहे थे। अब इन्होंने अक्लमंदी की, इन्होंने बंदे जो है ना वो जुडिशियल करवा दिए। अब उन्होंने जैसे तैसे भी ना जेल से बंदे ले रही है। अभी तक वो रिट चल रही है इनके खिलाफ कि वो हमारे बंदे कहाँ हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं हमने जेल भेज दिया है। अब आर्मी को वो कोर्ट जो है वो बुला नहीं रही, तो इसीलिए वो डेट पे डेट ही पड़ी जा रही है भाई। अभी तक वो तकरीबन। सनी देओल वाली तारीख पे तारीख ही पड़ेगी, वो मामला नहीं आगे जाएगा, क्योंकि वो ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इनके कलम रुक जाते हैं, तो ये तो फिर छोटी मोटी अदालतें हैं, तो इन्होंने क्या करना है। बिल्कुल सर, एक जो हमारे यहाँ मौजूदा जो नैब के चेयरमैन साहब है ना, इन्हें एक जेआईटी का सरबराह बनाया गया था कि मिसिंग पर्सन के लिहाज से, तो इन्होंने अपने सिनेरियो में लिखा था कि ये बाहर से एजेंसी आती हैं, वो बंदे उठा के ले जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये मिसिंग पर्सन वाला जो है ना मसला, ये आज का नहीं है। ये मुझे याद है कि हमने करवाया था ना, मेरे ख्याल में 2010 में करवाया था। तो बिल्कुल 2010 सर। में बात तो पूरी सुन लो। 2010 में मैंने जीसी में करवाया था एक छोटा सा ना, मतलब इसका हामिद मीर का जो लेक्चर मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसने जाके ना फिर अपना आर्टिकल लिखा है एक, हामिद मीर ने जाके, कि जी मैं इस तरह जीसी में गया, मुझे स्टूडेंट्स ने बुलाया, तो मैं किसी चीज़ पर लेक्चर देने गया था। उसमें भी इसने मिसिंग पर्सन के टॉपिक को ये लेकर बड़ा एक्टिव था। इसको फिर उन्होंने जो है ना वो ख़ास तरीके से चुप करवाया था। उसमें भी एक वहाँ पे हमारा एक बच्चा था बलोच, तो उसने पूरी एक लिस्ट उठाई हुई थी, उसमें उसके सारे दाएं बाएं के रिश्तेदार जो थे वो उसके नाम थे। तो वो मतलब इस तरह पर्ची उठा कर वो गया, तो हामिद मीर को उसने वो पकड़ाई है, तो चला गया। तो उसने उसके बाद आर्टिकल लिखा पूरा, मुझे अब याद नहीं, शायद मेरे पास कटिंग पड़ी हो कि जी मैं इस तरह गया, मैंने बच्चों को। तो मतलब ये तो बड़ा पुराना इशू चल रहा है मिसिंग पर्सन वाला, और मतलब ये वाकई जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोगों के लिए परेशानी की बाइस हम लोगों के लिए है। क्योंकि अब आपने आजकल देखा होगा, अब तो जो बीएलए वाले हैं, ठीक है, उन्होंने बकायदा वीडियोस रिलीज करना शुरू कर दी हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी पे बकायदा अटैक कर रहे हैं। अगर आप लोग मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो ना कोई, तो मैं पिछले 2-3 दिन से कुछ ऐसी फुटेजेस देख रहा हूँ। एक तो वो जिन लोगों ने हमला किया था उनकी पूरी फुटेज आई है, उनकी ट्रेनिंग की, वो आप में से किसी ने देखी है? बिल्कुल सर। ठीक है। सर और लेकिन अगर देखा जाए ना, हाँ हाँ, इस सर वीडियोस कौन सी आप फुटेज? ये पहले मुझे बताओ, अपलोड किए हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए ने क्लेम की है ना ये? जो स्टॉक एक्सचेंज वाली जी सर। जी जी ये जी सर जी। की है सर। बिल्कुल किया है उन्होंने। हाँ, तो उनके तो जो सर ये चार अगर 3 या 4 बंदे जिन्होंने अटैक किया था ना, उनकी उन्होंने फुटेज उन्होंने रिलीज किया बीएलए ने, कि जी ये हमारे कमांडोज हैं, उनको ट्रेनिंग देते हुए सारा। और उसके अलावा भी, उस फुटेज के अलावा भी मैं देख रहा था कि जब पाकिस्तान आर्मी की जो कन्वॉयज होती हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह इन एरियाज में जिन एरियाज में टेंशन होती है वहाँ पर बिल्कुल सर इसी तरह। मूव कर रही होती हैं, तो उनको रोक कर जो उनको शहीद किया जा रहा है ना, उसकी वीडियोस आ रही हैं। मैं मतलब कल ही देख रहा था कि 2 के 3 गाड़ियां जा रही थी, तो उनको एक गाड़ी को आईईडी से उन्होंने उड़ाया, और एक गाड़ी पे मतलब उन्होंने आराम से बैठ के धाक लगा के, वो जैसे जैसे जवान उतरते गए वो उनको मतलब अजीबोगरीब सी चीज़ें शुरू हो गई। और इसकी मैंने आपको सिर्फ वजह बताई थी, मैंने आपको पहले दिन से वजह बताई थी कि एक तो माशाल्लाह पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें बड़ा इनके लिए मसला है, इनको बड़ी तकलीफ है, ठीक है। उसके लिए जो है ये वो दोनों तरफ से कहते हैं, ऊपर से कहते हैं कि जी ऊपर वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान का मैप, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को भी देखो,
तो आप देखोगे पाकिस्तान मैप का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हमारा सर बना हुआ है, वो ये बाज इंटरनेशनल मैप्स में प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये लोग मानते हैं। तो ये तो मतलब कहते हैं कि जी पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हें तकलीफ है कि पाकिस्तान से गुजर के ये कार्स तक जा सकते हैं या अफगानिस्तान के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ये है कि समंदर तो फिर हमारे पास ही है ना, मतलब जो चीज़ अगर कोई वहाँ से भी आगे भेजनी होगी तो वो हमारी पोर्ट से ही आगे गुजर के जानी है। तो इनको ये दोनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। ये कहते हैं कि जी किसी तरीके से या तो कश्मीर का इशू तो स्टैटिक है, वो तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान के हमारे बलोचिस्तान के अंदर इसने इन लोगों ने इस लेवल पे इंसर्जेंसी कर दिया। और मुझे सबसे बड़ा इस बारे में जो मेरे रिजर्वेशन है ना, कि कहीं हम लोग वही गलतियां ना करें जो कि हम लोगों ने 1971 में की थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो हमसे अलहदा हो गया था। बेशक बांग्लादेश में बलोचिस्तान में बड़ा फ़र्क है, बलोचिस्तान के साथ हमारी फिजिकल टेरिटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये है कि यार मुझे जहाँ तक लगता है ना, उस बलोचिस्तान के मामले को जो ताकत से नहीं, इन लोगों को प्यार मोहब्बत से डील करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल इसी धाक में कि किसी तरीके से इनका बलोचिस्तान भी जाए और इनका ऊपर से कश्मीर भी जाए, ठीक है, ताकि इनका पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो वैसे ये काफी पुराना ही चल रही है इंसर्जेंसी, मैंने वीडियोस देखी 2012 की 2008 की, तब से है ये तो उससे भी पहले किए हैं। ये तो मतलब जब मुशर्रफ ने वो बुकटी वाला सारा सीन हुआ है, और ये सारा ये तो जब से आप देख लो कि मेरे ख्याल में शायद ये उससे भी ज्यादा पुरानी जाती हैं। तो वो खुद भी कहते हैं, मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, वो बता रहा था, बीबीसी इंडिया ने उसका इंटरव्यू किया हुआ था, वो कह रहा था हम अपने दूसरे घर चले गए फिर, और दूसरा घर वो अफगानिस्तान को गया था। हाँ, ये इसका जो बेटा है बरामदो बुकटी है, क्या नाम है उसका, वो भी इंडिया में उसने ली हुई है, क्या कहते हैं उसको, अब पता नहीं। इसमें हमारे कुछ दोस्त हैं वो चूंकि वहां से जो बिलोंग करते हैं बच्चे हमारे दो, वो इस बारे में हमें करेक्ट कर देते हैं कि नहीं सर इस तरह नहीं है या उस तरह नहीं है। तो वो क्लास में अगर होते तो चलो इस बारे में उनसे हम थोड़ी उनकी इज़हार राय ले लेते, क्योंकि वो नहीं, क्योंकि वो अपनी सीधी सी बात है, अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो बताते हैं। उन लोगों की आप देखिए इनसिक्योर, पता नहीं इनसिक्योर नेचर है या क्या मसला है। एक वो जो बंदा जिसका मैंने इंटरव्यू देखा है, कि वो सेइंग के सबसे ज्यादा कोल जो है हमारे प्रोविंस से निकलता है, और कहता है बुक्स में भी ये चीज लिखी हुई है, और नीचे एक लाइन लिखी होती है, इट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। तो वो कहता है कि अगर हमारे प्रोविंस से लेके जाते हैं तो गुड क्वालिटी क्यों नहीं लिखते ये लोग। बड़ा ये कुछ इतने छोटे छोटे इश्यूज है उनको, बड़ा कुछ है यार। सुई देखो 1952 में सुई वहां से दरियाफ्त होती है, गैस, ठीक है जी, पूरे पाकिस्तान को वहां से जा रही है। वो पता क्या उनके रिजर्वेशंस क्या है, वो कहते हैं कि यार एक चीज है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो जिस जगह से आपके पूरे मुल्क का पूरी रेवेन्यू जनरेट होता है, बेटा मैं पूरी दुनिया का पाकिस्तान का आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो उस जगह का जो पैसे होते हैं आप उस शहर पे भी लगाओ, सूबे पे भी लगाओ, ताकि वो थोड़ा सा डेवलप्ड हो। लाइक अब कराची है, वो फैसलाबाद है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद कितना डेवलप हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान को टेक्सटाइल से पैसे कमा के देता है। जो कराची है वो कहते हैं कि जिस तरह ये इलाके डेवलप है, आप बलोचिस्तान को क्यों नहीं डेवलप करते, ठीक है, और बलोचिस्तान के सब इलाकों को। तो अब तो ये गवादर वाला एक खास एरिया चाइना ने डेवलप करना शुरू कर दिया ना। वो कहते हैं कि जहाँ से हम इतना रेवेन्यू आपको कमा के देते हैं, बलोचिस्तान से सुई गैस निकलती है, ठीक है, और बलोच वाम कोई उसका कोई फायदा नहीं है। उनके रिजर्वेशन हैं कुछ, क्योंकि मैंने देखा कि हम इंसर्जेंसी को जो है ना, वो कहते हैं ना कि आप आग से कभी आग नहीं बुझा सकते, ठीक है, तो इनके भी कुछ रिजर्वेशन हैं, उनको सुनना पड़ता है। और मतलब मैं हमेशा से जो मेरे ब्लो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बड़े बैठ के बाद ध्यान से सुनता हूँ। तो मतलब यार कहीं ना कहीं हमें जो है ना वो, अब हमारा सबसे बड़ा रोला क्या है जी, हम कहते हैं कि जी बलोचिस्तान से तो आबादी सारी 4 या 5% है। ये ना अगर आप इसको इन डिटेल पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको पता लगेगा कि इसमें आबादी का बड़ा आ जाता है। वो कहते हैं कि जी हमने जो सहूलियात है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है, वो कहती है कि जी हमने जो सहूलियात देनी है वो हमने आबादी के लिहाज से देनी है, ठीक है। पंजाब की इतनी बड़ी आबादी है, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा, वो कहते हैं बलोचिस्तान में तो आबादी ही 4 या 5% है, ठीक है, तो हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लिहाज से डेवलप करना है। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? ये सर बिल्कुल आ रही है सर, कि इनको समझना चाहिए, वैसे सर हम लोगों को भी लेकिन देखना बलोच चाहिए। कहते हैं कि गवादर हमारे पास है, कॉपर और गोल्ड के रिजर्वेयर्स हमारे पास हैं, हम लोग सुई गैस देते हैं, हम लोग बड़ा कुछ है यार वहाँ पे। प्रोवाइड हाँ, वहाँ पे और कीमती फिर भी उनको पत्थर है। उनके साथ इवन उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है।
हाँ ये सर अगर 18वीं तरमीम के बाद देखा जाए तो पहले जो फर्स्ट है वो सूबों का हक है, बाद में जो बचेगा वो जाएगा। अब गैस में भी इसी तरह देख ले या दूसरी भी ज़रूरियात देख ले, तो पहले उस सूबे की ज़रूरियात पूरी होती है फिर वो आगे जाती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर बलोचिस्तान का इस बार उन्होंने डेवलपमेंट जो है ना कोई 60 अरब रुपया रखा है सर, वो हर साल 60 अरब का 60 अरब वापस आ जाता है, 1 रुपया भी डेवलपमेंट के नाम पे खर्च नहीं होता। उसकी वो क्या अगर वजह? जाता है तो वो जाता है तो इन सरदारों की जेबों में जाता है, और जो सरदार हैं ये लाहौर में आ जाते हैं DH में 1.5 2 कनाल के सारे इन्होंने घर लिए हुए हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कुत्तों को लेके शाम को निकल रहे होते हैं। अगर कोई इनके खिलाफ वहां से कोई बात उठाता है ना, तो बजाय ये खुद ही मार के एजेंसियों का नाम गा देते हैं। यार इनको ना वहाँ पर मॉडर्न टाउन्स बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा मसला वो यही कहते हैं कि हम सिर्फ थोड़ी सी आबादी के लिए जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। एक जगह है वहाँ पर लोगों का आना जाना ही कम है, हम वहाँ पे रोड बनाने की बजाय हम क्यों ना ऐसी जगह पे बना दें। आपको पता है माशाल्लाह फैसलाबाद से चांद रोड चले जाओ, फैसलाबाद से शेखुपुरा चले जाओ, फैसलाबाद से साहिवाल चले जाओ, या आप जाओगे तो आपको लगेगा आप चांद पे गाड़ी चला रहे हो। मतलब फैसलाबाद से अगर आप फैसलाबाद से चिन्योट आ जाएं, हाँ ये सारे ऐसे इलाके हैं। सबसे खतरनाक रोड है। हाँ तो आप खुद देख रहे हो ना कि ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है, ठीक है, माशाल्लाह यहाँ पे लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो आप सोचो बलोचिस्तान में क्या होता होगा, जस्ट इमेजिन। अब ये आप ये छोड़ें, आप अब लाहौर का हाल देखिएगा, जो खड्डे पड़े हुए हैं ना वो खड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो काम नहीं हो रहे, वो खड्डे पड़े लाहौर को गंजों ने बड़ा दे दिया, अब हमने और नहीं देना लाहौर को। ये पूरे पंजाब का ये हिसाब है। ये बुजदार लाने का मतलब आपको पता क्या है? बुजदार लाने का मतलब यही है कि ऑल ओवर पंजाब हैज बीन ब्लेस्ड, ठीक है, तो अब जो है वो ब्लेसिंग राज शुरू होगा साउथ का। ये नया सूबा तकरीबन बन गया था, ये सिर्फ उस प्रोसेस को कुछ देर के लिए उन्होंने दरमियान में रखने के लिए, रोकने के लिए ना वो वहां से लेके आए, ताकि जो उस साइड का होगा वो वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा करेगा। अब आप लोग देखो मुल्तान का, अगर आप में से कोई होगा ना। जी जी सर, अगर हम मैंने सुना सर ये मियां साहब के बारे में बात, सर अगर समझ नहीं, एक मिनट नया सुबह गलत बात की थी, मुझे उनके बारे में ऐसी बात इफ्रा, ये तो एक फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, जो गंजा है वो गंजा ही है। सर वो मूवी का नेम कैच मी इफ यू कैन तो नहीं? ये कौन है? ये मुझे नाम बता दे अपना जल्दी से, मैं इसको पर्सनली मूवी का नाम बताऊं। ये हमारी क्लास सर की है। वो यस सर। जी सर, वो मूवी भी इसी पे है सर, कैच मी इफ यू कैन। कैच मी इफ यू कैन किस पे मूवी है? सर इसी पे है, वो FBI वाले पीछे होते हैं ना, वो फ्रैंक के सर, वो चेक फ्रॉड करता है, वो ऐसे ही एजेंसियां होती हैं उसके पीछे। यार वो जो हमारे इंटरनेशनल लॉ के वो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं आती, मैं सिर्फ खालिस्तान आप लोगों को वो मूवीज रिकमेंड करता हूँ जिनका कोई ना कोई आपके टॉपिक से ताल्लुक होता है। कैच मी इफ यू कैन वो बिल्कुल ही लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है, वो बिल्कुल ही कुछ और है, वो कौन के ऊपर सारी बनी हुई है, और मतलब उसकी बिल्कुल ही स्टोरी कुछ और है। चले सर, मैंने पूछा है सर, आप बता दे नेम क्या था वो जो मूवी आप रेकमेंड कर रहे थे? यार वो सोल्जर फिल्म थी बॉबी देओल की। हैं अच्छा बच्चों, ये हम मतलब सूबों का भी इसको डिस्कस कर लेंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन अब आप मुल्तान को अगर आप कभी देखो ना, मतलब मुल्तान में इतने ब्रिजेस बने हुए हैं कि मैं एक दो बार वहाँ पे मेरा जाना हुआ है कि मुल्तान की डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। क्या जी, वो यही होता है कि वज़ीर आज़म जो है वो एक दौर का वहाँ का रहा है, मतलब आप में से अगर कोई मुल्तान का रहने वाला होगा तो उसने डेवलपमेंट देखी भी होगी, और भी। तो इसलिए अब जो मुल्तान से आगे जो लड़ी शुरू होती ना, मुजफ्फरगढ़ हो गया, राजनपुर हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, ये हम लोगों की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। मैं कहता हूँ कि उन एरियाज की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब हम में से कोई अगर बच्चा साउथ का होगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता देगा, साउथ पंजाब साइड का। सर अगर देखा जाए ना तो वजीर आजम साहब के दौर में वहाँ पे काम नहीं हुआ सर, वहाँ पे अगर काम हुआ तो ये शहबाज शरीफ ने काम किया है मुल्तान में भी जी सर, ये शहबाज शरीफ ने ज्यादा काम किया, जो गिलानी साहब ने भी किया है, लेकिन वो जो इतने पुल बने हुए हैं, हर 2 मिनट के बाद पुल आ जाता है मुल्तान में सर, इतने वसी पैमाने पाने उसको जो दी गई थी ना वो ज्यादातर, यानी कि अगर 4% का तो उसमें 1% गिलानी साहब का और 3% जो शहबाज शरीफ साहब ने। अदील, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर बेसिकली जो मेरा गांव है ना